Very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain CHSL previous year questions set 2 taken from the book of Ajay Kumar Singh, specially for SSC CHSL and MTS. It's a very good compilation by Ajay Kumar Singh. So let's start the explanation of set 2. इसके पहले MTS के बहुत सारे सेट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एज सून एज द ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। क्या होगा आंसर? आप सभी लोग कमेंट करें। एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में आप इस वीडियो को साझा भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन, एज सून एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड। एज सून एज को जब हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं तब यह हमेशा सिंपल पास्ट लेकर के आता है अपने साथ। एज सून एज को हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं कभी कभार। एज सून एज का मैक्सिमम यूज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, और एकदम कंफर्म रहिए, अगर पास्ट में आया है तो आपको सिंपल पास्ट में ही रखना है। तो वॉज सीइंग के जगह सॉ का यूज करना होगा, यानी यहीं पर एरर है जहां वॉज सीइंग दिया हुआ है। तो आंसर 1 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर यह एक्टिव में है तो आपको पैसिव सेलेक्ट करना होगा, और यदि यह पैसिव में है तो आपको इसका एक्टिव सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट पहचान आपको मैं बताऊं कि कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि गिवन सेंटेंस जो है वह एक्टिव में है या पैसिव में है। बहुत आसान ट्रिक होता है इसका। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग के बाद भी3 दिखाई पड़ रहा है तो गिवन सेंटेंस पैसिव है, और ऐसा नहीं है तो वह एक्टिव है। एक ट्रिक में पूरा एक्टिव और पूरा पैसिव आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाता है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें आप वर सोल्ड देख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह पैसिव में है, और जब यह पैसिव में है तो हमें इसका एक्टिव करना है। तो बाई के बाद वाले को आपको पहले लाना होगा। तो पीरे कार्डिन 1 नंबर में, 2 नंबर में हम वर्ब को लिखेंगे। वर सोल्ड है यानी हमें सोल्ड लिखना होगा। सोल्ड डिजाइनर क्लॉथेस टू द मासेस, यही आंसर होगा। आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां हैव लगा है, यह नहीं होगा। वर सोल्ड तो पैसिव ही रह जाएगा। हैड सोल्ड का कोई सेंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वर सोल्ड है तो इसको एक्टिव में V2 चाहिए था, जो कि ए में ही दिया हुआ है। तो 2 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आपको ABCD करके 4 सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, और ये जम्बल्ड हैं, यानी ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है। आपको इन्हें पढ़ करके अरेंज करना होगा। आइए मैं पढ़ रहा हूं, आप भी साथ में ध्यान से सुने। सबसे पहले कहा गया ऑन द अदर। अब ऑन द अदर कभी भी किसी भी स्टोरी के, किसी भी पैराग्राफ के प्रारंभ में नहीं आता। ऑन दी वन हैंड लिखने के बाद जब वो हम कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरी बात जो उसके विपरीत है को लिखने के लिए ऑन दी अदर का प्रयोग करते हैं। यानी कंफर्म कि आंसर ए से शुरू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाता है। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन ए टेंशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, अब यहां 2 शब्द हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। शब्द है पहला प्रिंसिपल, इसका अर्थ सिद्धांत होता है, और जो दूसरा शब्द है यह प्रिंसिपल है, इसका अर्थ प्राचार्य होता है, प्रधान होता है, प्रमुख होता है, मुख्य होता है। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है और अर्थ में भी डिफरेंस होता है। आप इसे जरूर याद कर लेंगे। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन अ टेंशन बिटवीन 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन है यानी टिका हुआ है
स्थिर है, पर निर्भर है क्या? तो दो भिन्न भिन्न सिद्धांतों के ऊपर, यानी डेमोक्रेसी के दो भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। हो सकता है कि यह पहले हो, व्हाइल वाला पहले नहीं होगा, यानी सी से भी हम शुरुआत नहीं करेंगे। ऑन द वन हैंड से शुरू नहीं करेंगे, पहले कोई बात कह लेंगे जो कि बी में है। बी में दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात की गई। अब ऑन द वन हैंड को पूरा करके ऑन द अदर को लिख लीजिए। तो ऑन द वन हैंड वो दो अलग अलग चीजें क्या हैं? तो एक तरफ ऑन द वन हैंड यानी शुरू में हम बी लिखेंगे और उसके बाद डी लिखेंगे। ऑन द वन हैंड देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक सिद्धांत है समानता का, और मोर जनरली इक्वालिटी, और सामान्यतः इक्वालिटी ही है। तो डी हो गया, बी के बाद डी। अब क्या आ सकता है? तो मैंने कहा ऑन द वन हैंड के बाद ऑन द अदर लिखना होता है, यानी 3 में है ऑन द अदर देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, और दूसरी तरफ एक सिद्धांत है नेतृत्व का। तो जो बचा वही लास्ट होगा। वाइल द फर्स्ट गिव्स प्रायोरिटी टू रूल्स, द सेकेंड गिव्स इंपॉर्टेंस टू पर्सन्स, यही क्रम निकल करके आया, यानी बी डी ए सी आंसर होगा, जो कि ए में दिया हुआ है, बी डी ए सी। तो 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप सभी आंसर जरूर दें। 4 कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह जो लंबे समय तक जारी रहता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोफाउंड, बी प्रोलॉन्ग्ड, सी प्रोजेक्ट एंड डी इनफाइनाइट। वह जो लंबे समय तक जारी रहे, प्रोफाउंड का अर्थ होता है गंभीर, इसका दूसरा अर्थ होता है गहरा, इसका सिनोनिम होता है डीप, इसका एंटोनिम होता है शैलो, इसका एंटोनिम होता है शैलो, इसका दूसरा एंटोनिम होगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक जारी रहने वाला या लंबे समय तक बने रहने वाला। प्रोजेक्ट वर्ब के रूप में, तो इसका अर्थ होता है सामने लाना, प्रोजेक्ट करना, सामने लाना, प्रकट करना, वर्ब के रूप में भी लिख दिया। इनफाइनाइट एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होगा अनंत, जिसका कोई अंत न हो वह इनफाइनाइट होता है। तो जो लंबे समय तक बरकरार रहे उसे हम प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे। लंबे समय की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो ही डाइड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग दैट कंटिन्यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, और दैट कंटिन्यूड फॉर द लॉन्ग टाइम। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, वियर्ड। वियर्ड के लिए आपको बताना है एंटोनिम। वियर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? वियर्ड का अगर हम इंग्लिश मीनिंग आपको बताएं तो इसका अर्थ होता है स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, विचित्र, अलग तरह का, विचित्र, असामान्य, जो सामान्य तौर पर न दिखाई पड़े वह वियर्ड कहलाता है। एबनॉर्मल, असामान्य। दूसरा वर्ड है वाइड, चौड़ा। वर्ड है अपेयरेंट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने है वह अपेयरेंट है, प्रकट। नॉर्मल, साधारण, और सामान्य। तो शब्द आपके सामने है वियर्ड, इसको बहुत सारे लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, आप वियर्ड पढ़ेंगे, वियर्ड। तो क्या होगा? एंटोनिम बताना है तो नॉर्मल होगा, जो अनयूजुअल है, जो स्ट्रेंज है, उसका एंटोनिम नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ड है कंप्लाई, जिसका आपको बताना है सिनोनिम। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। ओबे है, डिनाई है, अडोर है और डिक्लाइन है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से कमेंट कर दें।
चार ऑप्शन जो कि बहुत ही सिंपल हैं सभी। कंप्लाई का अर्थ होता है मान लेना। कंप्लाई का आप नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, एक बार कमेंट कर दें। कंप्लाई अपने आप में वर्ब है, इसका आप नाउन बना दें और कमेंट करें कंप्लाई का नाउन क्या होगा। ओबे, पालन करना। आज्ञा मानना या पालन करना। डिनाई, इनकार करना। अडोर, बहुत प्रशंसा करना या काफी सम्मान करना। काफी सम्मान करना, किसी आदमी को एकदम इतना ज्यादा रेस्पेक्ट देना कि जैसे आप उसकी पूजा करते हो, तो वहां अडोर का यूज किया जाता है। इसी अडोर से एडजेक्टिव बनाने पर एडोरेबल होता है, प्रशंसनीय। डिक्लाइन, गिरावट आना। पतन होना, अस्वीकार करना। आई डिक्लाइंड हिज ऑफर, आई रिफ्यूज्ड हिज ऑफर। डिक्लाइन का सिनोनिम रिफ्यूज होता है। तो कंप्लाई मान लेना, अनुपालन करना। सिनोनिम आपको बताना है तो ओबे होगा, यानी 6 का आंसर ये होगा। ये सारे वर्ड आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। उसने जो जोक छेड़ा वह ऑडियंस पर प्रभाव नहीं छोड़ पाया, यानी ऑडियंस उससे प्रभावित नहीं हुए। तो क्या आंसर होगा, तो ये ईडियम आप याद करें, टू फॉल फ्लैट। इसका जो फंडामेंटल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, वह है टू फॉल फ्लैट, यानी निष्प्रभाव होना, प्रभाव न हो पाना। डीपली टच्ड, इरिटेटेड, प्रोवोक्ड लव, फेल टू हैव एन इफेक्ट। फेल्ड टू हैव एन इफेक्ट। तो आंसर 7 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइंड पार्ट को, यदि जरूरत है सब्स्टिट्यूशन की तो अंडरलाइंड पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथ्यूजियाज्म दैट शी वर्क फॉर। इतना तो स्पष्ट है कि चर्चा पास्ट में हो रही है, तो यहां पर वर्क नहीं होगा, वर्कड होगा। तो इतना से ही देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, और नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट सी है। तो प्रेजेंट में करेंगे तो वर्क्स होगा, पास्ट में करेंगे तो वर्कड होगा। तो जब एक तरफ पास्ट है तो दूसरे तरफ भी पास्ट ही होगा, प्रेजेंट होगा नहीं। इसलिए ऑप्शन होगा दैट सी वर्कड विद ऑन, यानी जिस एंथुजियाज्म, जिस उत्साह के साथ, जिस ईगरनेस के साथ, तो वर्क विथ ऑन, साथ। तो यहाँ एंथुजियाज्म शब्द जो है इसका हिंदी अर्थ होता है उत्साह, इसके लिए इंग्लिश मीनिंग होता है ईगरनेस, परभर, ईगरनेस। तो आंसर 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। जो गिवन सेंटेंस है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आप जल्दी से गिवन सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बना दें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से बना दें। शी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू टेक माई डॉग फॉर अ वॉक। तो क्वेश्चन है यह। तो शी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ और वेदर ही वुड टेक हर डॉग फॉर ए वॉक। इफ सी वुड टेक, ये भी ठीक है, ए में कोई गलती नहीं है। अब आस्क्ड के साथ दैट का यूज नहीं करते हैं, आस्क्ड के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। सी आस्क्ड हर फ्रेंड, विल सी इंट्रोगेटिव को ही इंट्रोगेटिव छोड़ दिया, नहीं करेंगे। तो आंसर ए होगा। क्यों होगा मैं आपको बता चुका हूं, आंसर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10। सिनोनिम आपको बताना है, वर्ड आपके सामने डॉथ, डॉथ का आप बता दे सिनोनिम। ऑप्शन नंबर ए
में दिया गया शॉर्टेज, बी में वीकनेस, सी डेथ एंड डी लीकेज। तो क्या होगा आंसर? देखिए, डर्थ का अर्थ होता है कमी, पॉसिटी का अर्थ होता है कमी, डर्थ मीन्स होता है कमी, वांट मीन्स होता है कमी, स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी, पराभाव, इनसफिशियंसी का अर्थ होता है कमी, लैक का अर्थ होता है कमी, लैक, इनसफिशियंसी। शॉर्टेज यहां दिया हुआ है, शॉर्टेज का भी अर्थ होता है कमी। वीकनेस मीन्स होता है कमजोरी, वीकनेस का सिनोनिम बता दें आप लोग जल्दी से। डेथ मीन्स होता है मृत्यु, लीकेज शीलन, शीलन लीकेज। अब मैंने कहा वीकनेस का सिनोनिम बता दें, तो वीकनेस मीन्स कमजोरी, डेबिलिटी मीन्स कमजोरी, वीकनेस मीन्स कमजोरी, डेबिलिटी मीन्स कमजोरी। यहां डर्थ का साइनो बताना है तो शॉर्टेज होगा, अन्य साइनो भी जो इसके होते हैं मैंने लिख दिया है, आप याद कर लेंगे। आपको मैं बताऊं कि मेरे जो सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का एक सेट अपलोड किया जाता है, जिसमें यूज भी ट्रांसलेशन के साथ समझाया जाता है। आप जरूर मेरे सोशल साइट्स के साथ जुड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो सभी सोशल साइट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप जुड़ सकते हैं और बहुत सुंदर सेलेक्टेड वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन करते हुए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ एक ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा। वो सारे सेट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम पर जुड़ करके उन सभी सेट्स को लिख सकते हैं, अपनी डायरी में कॉपी कर सकते हैं या ऐसे ही डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो जरूर जुड़ जाएं और उन सब का लाभ लें। शब्द आपके सामने विजडम है, विजडम के लिए आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है दिए गए ऑप्शन से। ए मैच्योरिटी, बी यूथ, सी स्टुपिडिटी एंड डी स्टेबिलिटी। तो विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी, विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमानी। मैच्योरिटी का अर्थ होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी परिपक्वता। यूथ युवावस्था, यूथ युवावस्था। स्टुपिडिटी मूर्खता, बेवकूफी। स्टेबिलिटी स्थिरता। ये सभी शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो विजडम के लिए एंटोनिम बताना है तो स्टुपिडिटी होगा। 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करिए दिए गए ऑप्शन से, और यदि अंडरलाइन पार्ट अपने आप में करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट, दैट इज वाई आई एम लेट। मैं लेट हूं, इस पार्ट को बोल्ड नहीं किया गया। बोल्ड पार्ट यानी प्रैक्टिस्ड फॉर को आप चेक करें क्या यह सही है। तो यहां कहा गया कि दैट इज वाई, जिसके कारण, जिसके चलते मैं लेट हूं। मैं लेट हूं यानी क्या मैं पीछे कुछ कर रहा था, मैंने पीछे कुछ किया जिसमें मेरा समय लगा और इसलिए मैं लेट हूं। तो जो इसका पहला पार्ट होगा वह निश्चित तौर पर पास्ट में होगा। तो क्यों लेट हैं आप, उस क्यों का जवाब जहां मिले वही आपका आंसर होगा। आई हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किया हूं इसलिए लेट हूं। प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने अभी जो लेट आया हूं इसका कारण यह है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए आंसर सी होगा। 13 नंबर, इफ द टेस्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन। यदि आपके टेस्ट बुकलेट का सील ब्रोकन है, आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और आपको जो क्वेश्चन का सेट मिला है उसका सील ब्रोकन है, टूटा हुआ है, और डैश विद ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। तो आप कुछ भी ना करें, तुरंत इसकी सूचना, इसकी जानकारी आप वीक्षक को दें, इन्विजिलेटर को दें। तो क्या यहां सेलेक्ट किया जाए? यानी अगर आपका बुकलेट ब्रोकन है और डैश है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है,
तो ओपेंड खुला है भाई, ब्रोकन है तो ओपेंड तो है ही वह। टेम्पर्ड होगा, क्यों? क्योंकि एक फ्रेज है टेम्पर विद, के साथ छेड़छाड़ करना, और इस शब्द का प्रयोग दस्तावेज के लिए होता है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ के लिए टैम्पर विद का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चंस के लिए जब सेट मिलते हैं आपको, एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं, वहां आपके क्वेश्चन का सील्ड टूटा हुआ है या कुछ गड़बड़ी आपको मिल रही है, तो तुरंत आप इन्विजिलेटर से संपर्क करें, यानी टेम्पर्ड विद है वह, तो आपको संपर्क करना है। आंसर बी होगा, एडजस्टेड और क्लोज का कोई मीनिंग नहीं। 14 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। इस ब्लैंक को भरिए, ऑप्शन आपके पास 4 हैं। द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार, द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार, इंटेंडिंग, रनिंग, बाउंड और गोइंग। जिन्हें जानकारी नहीं है वे रनिंग लिख देंगे, रनिंग फॉर बिहार, बट गलत है। आंसर होगा बाउंड फॉर बिहार। यह ट्रेन बिहार को जा रही है, यह ट्रेन बिहार जाने वाली है, ऐसी स्थिति में बाउंड का ही यूज किया जाता है, याद कर लें आप। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर बिहार, यानी आंसर सी होगा। इंटेंड शब्द से ही इंटेंशन बना है, आपको मालूम होगा। रूट वर्ड इंटेंड है, इसी इंटेंड से आप नाउन बनाते हैं। मैं आपको सिखाता हूं, देखिए। इंटेंड अपने आप में वर्ब है। इंटेंड का अर्थ होता है इरादा होना। इंटेंशन नाउन है, इसका अर्थ इरादा होता है। इंटेंशनल एडजेक्टिव है। इरादतन, इंटेंशनली एडवर्ब है। तो यह जो वर्ड इंटेंड है अपने आप में वर्ब है। इंटेंड शब्द का हम जब नाउन बनाते हैं तो इंटेंशन हो जाता है। इंटेंड इरादा होना या उद्देश्य होना, इंटेंशन इरादा। इसका जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह इंटेंशनल हो जाता है, और एडवर्ब बनाते हैं तो इंटेंशनली हो जाता है। यानी ज़रूरत के अनुसार इन सभी शब्दों का यूज आप डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में कर सकते हैं, जो कि यहां मैंने मीनिंग के साथ स्पष्ट कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ऑल आर फर्नीचर्स वर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। ऑल आर फर्नीचर्स, नाउन एंड नंबर के तहत कुछ खास वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। सम ऑफ द वर्ड्स are always used in singular form and they must take singular verb। क्या हैं वे शब्द जिन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है और वे सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं? तो हमेशा पूछा जाता है सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, इमेजरी। ये जो शब्द हैं हमेशा पूछे जाते हैं। इनके अलावे भी आप याद कर सकते हैं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ब्रेड, शॉप, चौक। ये हमेशा सिंगुलर होंगे, कभी भी इनका प्लुरल नहीं बनाना है। तो ऑल आर फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे आप, आपको लिखना होगा ऑल आर फर्नीचर। अब जब वर्ब सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए आप उस पार्ट को खोज लें जहां ये दोनों दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? सी। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने जम्बल्ड पार्ट मिल गया, आपको इसे अरेंज करना है। जल्दी करें। ऑन कमिंग आउट से शुरू हुआ और ऑन कमिंग आउट क्या बता रहा है? ऑन कमिंग आउट बता रहा है कि ये पहले नहीं होगा, क्योंकि ऑन कमिंग आउट बाहर निकलने पर, ऑन कमिंग आउट बाहर निकलने पर तो पहले कुछ हुआ होगा तब ना। यानी कह रहा है कि ए से शुरुआत मत करो, ए ऐसे ही कट गया। फर्स्ट ही वुड लाई डाउन, तो भाई कुछ हुआ, उसके बाद पहले ऐसे कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई जिसकी चर्चा में फर्स्ट
यानी ये फर्स्ट बी नहीं हो सकता, बी से भी शुरू नहीं करना है। एवरी डे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ, यहां से शुरू होगा। प्रत्येक दिन मैं बेबी एलिफेंट को नदी में स्नान कराने ले जाया करता था। जब मैं ले जाया करता था तब वह पहले क्या करता था, तो फर्स्ट ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, पहले वह जो बैंक है, किनारा है, उस पर लाई डाउन लेट जाता था। और वुड का प्रयोग भी यूज्ड टू की तरह होता है, इसलिए वुड से घबराए नहीं। वुड भी पास्ट की हैबिट को दर्शाता है, लेट जाता था या लेट जाया करता था। व्हाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर, अब मैं बालू से उसको रगड़ रगड़ कर क्लीन करता था। तब वह क्या करता था, आफ्टर दैट, उसके बाद, अब फर्स्ट के बाद आफ्टर दैट लिखा जाता है। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद वह पानी में जाकर के लंबे समय लेटा रहता था। लेकिन जब वह पानी से बाहर निकलता था, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी एंड ही वुड स्क्विल विद प्लेजर, वह खुशी से चिल्लाता था। स्क्विल करना एक तरह की आवाज है, अनमतपिया का यूज यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं। स्क्विल जो है एक तरह का साउंड है, और साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड को हम अनमतपिया कहते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो एबोनी मतलब होता है सांवले कलर का, एबोनी मतलब सांवले कलर का, एबोनी सांवले कलर का, याद कर लेंगे। तो यही क्रम होगा आपका CBDA, और CBDA ए में दिया हुआ है 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ईडियम दिया गया है, जिसका आपको मीनिंग बताना है। ईडियम क्या है, टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस के लिए 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको आंसर सेलेक्ट कर लेना है। टू गो रेड इन द फेस का अर्थ होता है शर्मा जाना, शर्मिंदा महसूस करना या शर्मा जाना। टू फील शाई ऑफ, शर्मा जाना। टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड नहीं होगा, क्योंकि इरिटेटेड गुस्साया हुआ, क्रोधित। टू फील एम्बरेस्ड, जी हाँ आंसर बी होगा। टू फील एम्बरेस्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करना, बिल्कुल मैच कर गया, आंसर बी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, वह व्यक्ति जो औपचारिक तौर पर किसी जॉब के लिए आग्रह करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नॉमिनी, बी ट्रेनी, सी कॉन्टेस्टेंट एंड डी एप्लीकेंट। क्या आंसर होगा। नॉमिनी आप जानते हैं, बैंक में नॉमिनी ऐड किया जाता है, शायद हिंदी में नामिती कहते हैं, जिसको उस व्यक्ति के यानी अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद जो उस प्रॉपर्टी का, जो उसके वेल्थ का, जो उसके सेविंग्स का क्लेमेंट होता है, उस व्यक्ति को ही हम नॉमिनी कहते हैं। तो ये अलग चीज है। ट्रेनी मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी जो प्रशिक्षण ले रहा है उसे हम ट्रेनी कहते हैं। कॉन्टेस्टेंट मीन्स होता है किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाला, यानी प्रतिभागी। और एप्लीकेंट मीन्स होता है आवेदक, जो अप्लाई कर रहा है, जो याचना कर रहा है, जो अपील कर रहा है, जो आग्रह कर रहा है, उसे हम एप्लीकेंट कहते हैं। तो 18 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी 4 में से एक की स्पेलिंग गलत है, उसी आंसर को आपको करना है सेलेक्ट। हाईलाइट, सैक्रिफाइस, टॉर्चेज एंड फीचर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। फीचर मतलब गुण होता है, लक्षण होता है, स्वरूप होता है, इसका सिनोनिम एस्पेक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के सिनोनिम होते हैं। टॉर्चेज सिंपल वर्ड है, टॉर्च, टॉर्चेज। सैक्रिफाइस बलिदान करना। अभी तक तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि आंसर कौन सा होने जा रहा है। हाईलाइट ही आंसर होगा, इसी का स्पेलिंग गलत है, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे, यानी आंसर 19 का ये होगा, इसी का स्पेलिंग गलत है, 19 का ये होगा। 20 आपके सामने मिस स्पेल्ड वर्ड यानी वही हुआ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। एनिहिलेट है, एक्सीलरेट है, अप्रोप्रिएट है एंड अकोमोडेट है।
तो एनिहिलेट मतलब होता है सर्वनाश होना, संपूर्ण विनाश होना। स्पेलिंग सही है। एक्सीलरेट गति बढ़ाना, इसी एक्सीलरेट शब्द से एक्सीलरेटर बनता है, जिसे गलती से लोग एक्सीलेटर कहते हैं। एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर गति बढ़ाने वाला। अप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त होता है। सुटेबल इसका सिनोनिम होगा, रेलेवेंट इसका सिनोनिम होगा, और जर्मन इसका सिनोनिम होगा। अप्रोप्रिएट का सिनोनिम कभी कभी फिट भी होता है, FIT, फिट, अप्रोप्रिएट, जर्मन, सुटेबल, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, ये सभी सिनोनिम हैं। एकोमोडेट का स्पेलिंग गलत है, यानी यही आंसर होगा। समायोजित करना, एकोमोडेट समायोजित करना। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 के रूप में आपके सामने एक क्लोज पैसेज है, जिसे पढ़ना होगा लास्ट तक, तब आप समझ पाएंगे क्या यहाँ कहा गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्किल सेट वाज फाउंडेड। फाउंडेड शब्द किस शब्द से बना? तो दो शब्द आपको याद करना चाहिए। एक है फाइंड, FIND, जिसका हिंदी अर्थ होता है पाना। सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, इसका थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। लेकिन एक और शब्द है जो V1 के रूप में फाउंड है, इसका अर्थ होता है स्थापना करना, शिलान्यास करना। अब इस अर्थ में हम सेकंड फॉर्म फाउंडेड यूज करते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म भी हम फाउंडेड यूज करते हैं। तो स्किल सेट वाज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डैश अबाउट एजुकेशनल एक्सेस। एजुकेशनल एक्सेस के बारे में और विद्यार्थियों की क्वालिटी के बारे में, उनके स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज के बारे में क्या कलेक्ट करने के लिए, क्या कोऑर्डिनेट करने के लिए स्किल सेट बनाया गया। भाई क्या कोऑर्डिनेट करना था, क्या कलेक्ट करना था, स्टूडेंट्स के बारे में क्या चाहिए था? तो स्टूडेंट्स के बारे में ऑफिशियल्स चाहिए थे, फंडिंग चाहिए था, एडमिशन चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए था। स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, और आप याद कर लें कि इंफॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन अबाउट लगता है, फिक्स्ड है इंफॉर्मेशन अबाउट। तो आंसर 21 का डी होगा। 22 आपके सामने, the organization dash thousands of inquiries every year and offers dash to students on how to apply to colleges and universities across the country and how to find out about special dash and scholarships। तो द ऑर्गेनाइजेशन यानी स्किल सेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्किल सेट ऑर्गेनाइजेशन थाउजेंड ऑफ इंक्वायरीज करती है प्रत्येक वर्ष। तो पासेज, थाउजेंड्स ऑफ पासेज नहीं, द ऑर्गेनाइजेशन पासेज नो, द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट्स नो, सेंड्स, रिसीव्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक वर्ष हजारों इंक्वायरी रिसीव करती है, और जो इंक्वायरीज आती हैं, जो पूछताछ इनसे होते हैं, उनमें यह डैश करती है कि कैसे आप कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, और आप बाहर के कॉलेजेस वगैरह के लिए भी कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप स्पेशल स्कॉलरशिप्स वगैरह ले सकते हैं और डैश ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ क्लियर होने जा रही हैं। तो ऑफर्स डैश टू स्टूडेंट्स, यह ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टूडेंट्स को डैश ऑफर करती है, क्या एडवाइस ऑफर करती है, सलाह देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है, कंडीशंस देती है, कमेंट्स देती है। सिचुएशन कह रहा है यह जो बनाया गया है स्टूडेंट्स के हित के लिए बनाया गया है। इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाता है जिन्हें आप पेमेंट वगैरह देते हैं, या जो आपसे सेवाएं ले रहे हैं, आप टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे। लेकिन संस्थान जो होती हैं, जो इस तरह की सेवा प्रदान करती हैं, स्टूडेंट्स का काउंसिल करती हैं। अब यहाँ काउंसिल शब्द नहीं है, इसलिए आपको एडवाइस शब्द का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और 23 का आंसर ए हो जाएगा। काउंसेलिंग रहता तो दी बेस्ट, बट काउंसेलिंग नहीं है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे एडवाइस। आगे आपके सामने
अबाउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप्स। एंड अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। एंड के बाद अगर शब्द दिया हुआ है तो एंड के पहले भरने को दे देता है, या एंड के पहले दिए भरा हुआ है तो बाद में भरने को दे देता है। बस यही ध्यान देना होगा, एंड के बाद वाला शब्द जिस नेचर का है, जिस तरह का उसका अर्थ हो रहा है, वैसा ही अर्थ वाला वहां चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि एंड बराबर को जोड़ता है। तो एंड के बाद स्कॉलरशिप्स है, उससे मिलता जुलता सब जो विद्यार्थियों के लिए हो सके। एफेक्ट्स मतलब प्रभाव नहीं होगा, पर्पसेज उद्देश्य नहीं होगा, सिस्टम्स नहीं होगा, फैसिलिटीज। क्या सलाह देता है? सलाह देता है कि ऐसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से तुमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और यहाँ से ये भी ये फैसिलिटीज तुमको मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन फैसिलिटीज होगा। नेक्स्ट आपके सामने 24 तक हम लोग कर चुके हैं। वी एंश्योर, अब यहाँ 3 शब्द है जिसे आपको सीखना चाहिए। एक शब्द है ENSURE, एंश्योर। दूसरा शब्द होता है INSURE, और एक तीसरा शब्द है एश्योर। इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। इंश्योर का अर्थ होता है बीमा करना या बीमा कराना। और एश्योर का अर्थ होता है आश्वासन देना। तीनों वर्ब हैं, ये होमोफोनस है, अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप याद कर लें, इंश्योर, इंश्योर और अश्योर, ये तीनों प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़े मैच करते हैं, इसलिए इन्हें होमोफोनस कहा जाता है। तो जो एंश्योर शब्द है इसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर शब्द का अर्थ होता है बीमा करना या कराना, और तीसरा श्योर आश्वासन देना। याद करेंगे, इस तरह के होमोफोन्स बहुत सारे मैं पहले अपने वीडियोज में बता चुका हूं, बहुत सिंपल। तो 25, वी इंश्योर इजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन, हम हायर एजुकेशन के प्रति आपकी पहुंच को बहुत सरल बनाते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप हमसे जुड़ते हैं, तो ये एक्सेस आपकी इजी होगी। स्टूडेंट्स डैश दोज विद डिजेबिलिटीज, खास करके उनके लिए जो डिजेबिलिटीज हैं, यानी फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। आजकल पहले शब्द आता था विकलांग, अब शब्द हो गया है दिव्यांग। तो पहले जहां हम हैंडीकैप्ड यूज करते थे, डिसेबल्ड यूज करते थे, वहां अब पॉजिटिव सेंस में हम कहते हैं विशेषांग, हम कहते हैं दिव्यांग, यानी अब हम कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, हम ये कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। तो आप याद रखें, ये सम्मान दिया जाता है उन लोगों को जो फिजिकली हैम्पर्ड हैं, जो जिनके अंग उनके उतने सपोर्ट में नहीं हैं, उनके लिए फिजिकली एबल्ड का यूज हो रहा है और डिफरेंटली एबल्ड का यूज हो रहा है। तो ये आपको याद करना चाहिए। तो डिसेबिलिटीज, तो यहाँ हमें क्या भरना था? स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटीज वाले हैं। तो स्पेशली कहीं दिया हुआ है, देखिए सी में, खास तौर पर का अर्थ निकल रहा है, जो कि सी में दिया हुआ है। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया CHSL प्रीवियस ईयर 2020 के क्वेश्चंस को मैं 1 और 2 एक्सप्लेन कर दिया। अगले क्लास में मैं आपके लिए सेट 3 एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को खूब शेयर करें और आप भी देखें, दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।